Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear students, welcome to Nirval's classes and myself Vashish Nirval. Today, wind up this chapter. As I told you, yes, in the previous class, in the part 2 and class 7th. In today's video, we will discuss 2-3 topics and then we will wind up this chapter. कल हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की कहानी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या हो रहा था और अंसारी के साथ क्या हुआ. नाउ कम्स टू द रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी. कोई भी व्यक्ति होता है, देख, अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन इक्वलिटी यहाँ नहीं थी. कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा था. जहाँ एक तरफ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में, और उसके कसूर क्या था कि वो एक दलित वर्ग से था, जो उसके स्कूल के हेडमास्टर ने, टीचर्स ने उसे पूरे स्कूल का ग्राउंड साफ कराया. उस बच्चे का कसूर क्या था कि वो दलित था, इस वजह से उसको पानी तक नहीं पीने दिया. उस बच्चे का कसूर क्या था कि वो एक दलित था, जिसको पीछे बैठाया जाता, झूठन खिलाई जाती. तो हम इसको इक्वलिटी के केस में नहीं रख सकते. दूसरी तरफ अगर मैं अंसारी की बात करूं तो अंसारी का कसूर क्या था कि वो एक मुस्लिम था. इस वजह से उसको कोई अपना मकान नहीं दे रहा था. उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मुस्लिम फैमिली से था और वो मीट का सेवन करता था. या क्या कसूर उसका था, लेकिन फिर भी उसके साथ इतनी इनइक्वालिटी क्यों? ये भारत है, यहाँ पे सभी को इक्वलिटी है, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, इवन अ चाइल्ड ऑल्सो. और फिर अंसारी को इक्वलिटी समाज में मिली जब उसने अपना नाम कन्वर्ट करके मिस्टर और मिसेस कुमार रख दिया. तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को लेकर भी इनइक्वालिटी देश में थी. सो ये था टॉपिक हमारे रिकॉग्नाइजिंग ऑफ डिग्निटी. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्क्राइब्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, whether he is a male, female, even a child, everyone is having equal rights, equal opportunities. इसका एक एग्जाम्पल है, सन 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे बैठता है, शू पॉलिश करता है, और एक आदमी गाड़ी से उतरता है, बढ़िया सूट बूट पहना है, वो उसके वहाँ अपना जूता रखते कि पॉलिश करो. और होता क्या है, पॉलिश कराने के बाद वो एक सिक्का वहाँ पे फेंक देता है, और वो बच्चा जो पॉलिश करता है वो कहता है, साहब अपन आज भी फेंका हुआ सिक्का नहीं उठाता. तो देखिए, क्योंकि सिक्का फेंका, क्यों फेंका? कि वो एक गरीब था, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं थी? लेकिन उस बच्चे के ने इतना साहस दिखाया कि मैं अपनी भावनाओं पे क्यों ठेस पहुंचने दूं. उसने कहा, साहब देना है तो उठा के दीजिए, हाथ में दीजिए, अपन ऐसे नहीं लेगा. तो उस टाइम जो मूवी बनाई गई थी वो इसी सिचुएशन पे बेस्ड थी कि कितना भेदभाव हमारे समाज में होता था. अब इस भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिया, और निर्णय क्या लिया कि हमें लोगों को जागरूक करना है. और जागरूक हम लोगों को तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा. जो आदमी अनपढ़ होगा उसको हम क्या बताएं? तो गवर्नमेंट ने पहला क्या किया कि सभी के लिए एजुकेशन राइट पास किया, और ये बोला
कि पढ़ाई सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, स्पेशली जो बच्चे 14 साल तक के हैं या 14 साल से नीचे, सभी के लिए पढ़ाई अनिवार्य है, चाहे वो गरीब का बच्चा क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बना दिए गए। अब उसमें क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी, क्योंकि देखिए गरीब बच्चे को काम क्यों करता था, एक गरीब का बच्चा काम करता था सिर्फ रोटी के लिए, ताकि उसको भोजन मिल जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि एक मिड डे मील स्कीम लाओ। मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु ने एक्सेप्ट की 2001 में। कंपटीशन लेवल में भी आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द स्टेट विच लॉन्च्ड फर्स्ट मिड डे मील स्कीम एंड मेंशन द ईयर। तो कौन सा राज्य जिसने मिड डे मील स्कीम सबसे पहले लॉन्च की और उस राज्य ने कौन से सन में। तो मैं मेरे बच्चों में आपको बता दूं, तमिलनाडु वो पहला राज्य था जिसने मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी 2001 में, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर देश के हर एक राज्यों में जितने भी एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ पे ये सब चीज़ें लागू कर दी जाए। अब मिड डे मील स्कीम लॉन्च तो कर दी, अब बात आती है कि वहाँ पे खाना पकाएगा कौन। भाई हाई क्लास सोसाइटी के लोग तो खाना पकाएंगे नहीं, जो मिडिल वर्ग के उनको ज़रूरत नहीं, बचा कौन, दलित वर्ग। तो वहाँ पे जो दलित की जो निचली जात की लेडीज़ थी उनको कहा कि आपको वर्क दिया जाएगा जिसका आपको पैसा भी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, आप स्कूल में खाना बनाने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से इक्वलिटी दिखाई सरकार ने उन दलित वर्ग को जिनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था उनको भी पूरा अधिकार दिलाया। और देखिए फिर इससे क्या हुआ कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, स्कूल में तादाद अच्छी होने लगी, बच्चा खाने के लालच में बैठकर पढ़ाई करने लगा और सभी को ये कहा गया कि सभी एक जगह बैठेंगे, एक जगह खाएंगे। तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च की। उसके बाद सरकार ने न जाने कितने प्रोग्राम्स और भी लॉन्च किए जिसमें इक्वलिटी को दर्शाया गया। लेकिन अब हम अपने चैप्टर के अंत में चलते हैं और चैप्टर के अंत में हमें तो यही लग रहा था कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी इनइक्वालिटी थी, व्यक्ति एक दूसरे से इतने अनइक्वल थे। नहीं, न सिर्फ भारत, पूरा देश इस इनइक्वालिटी से जूझ रहा था। इनइक्वालिटी से स्पेशली जूझ रहे थे वो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जिनको स्लेव्स बनाकर, स्लेव्स कहते हैं जिनको मजदूर बना के, बंधुआ मजदूर बनाकर अमेरिका में लाया गया। अफ्रीकन अमेरिकन उन लोगों को टैग दे दिया गया और उनको ये बोल दिया गया जो मालिक कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काले थे, रंग रूप से भेद। अब इसी में एक स्टोरी आती है रोज़ा पार्क की, जिनका जन्म 1913 में हुआ और निधन 2005 में। रोज़ा पार्क एक वो अफ्रीकन अमेरिकन लेडी जो काम करती थी, ऑफिस में जाती थी, लेकिन सिचुएशन इतनी बद से बदतर थी। उस समय क्या था कि जब कोई वाइट पीपल होता था और वो ट्रेवल कर रहे हैं बस से, तो ब्लैक पीपल या तो वो पीछे जाकर बैठ जाता था या अपनी सीट छोड़कर उनको सीट दे देता था। अब एक शाम क्या होता है, रोज़ा पार्क ट्रेवल करती है और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है और एक गाड़ी स्टॉप पे रुकती है और वहाँ से एक अमेरिकन पीपल चढ़ता है। और वो क्या होता है, अमेरिकन पीपल जब उसमें चढ़ता है तो रोज़ा पार्क अपनी सीट से नहीं उठती, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और ये बात है 1 दिसंबर 1955 की, 1 दिसंबर 1955। अब हुआ क्या इस कंडीशन में कि जो रोज़ा पार्क थी वो खड़ी नहीं हुई, तो उस व्यक्ति ने उस औरत के खिलाफ केस डाल दिया। अब केस लड़ी सिविल राइट मूवमेंट सन 1964, जिसके तहत ये कहा गया कि चाहे वो अफ्रीका हो या अमेरिकन हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा। रोज़ा पार्क ने सन 1955 तक ये केस लड़ा और वो जीत गई।
उसने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं की, उसने ये लड़ाई की, उसने ये केस डाला ताकि उसके जैसे न जाने कितने और नागरिक ऐसे होंगे जो इसी परेशानी से जूझ रहे थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, और देखिए अब ये भी होता था कि जो अफ्रीकन पीपल होते थे उनके लिए स्कूल्स अलग होते थे, अमेरिकन्स के लिए स्कूल्स अलग होते थे। उन्होंने कहा स्कूलों में भेदभाव क्यों? क्या एक अफ्रीकन बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इनके साथ नहीं पढ़ सकता? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अफ्रीकन्स को वो अपना गुलामी मानते थे, तो पढ़ाई भी उनको उसी के हिसाब से कराई जाती थी। अफ्रीकन क्योंकि सुपीरियर होते थे, दे हैव द पावर, वो अपनी पावर का मिसयूज करते थे। लेकिन रोज़ा पार्क ने बहुत हिम्मत दिखाई कि सन 1955 में वो इस केस को जीती, और जीती पूरे देश के लिए जीती, अपने देश के लिए जीती। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इक्वलिटी के बारे में। सो आई होप दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही अगर किसी को कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और यू कैन गिव अ व्हाट्सएप एंड माय नंबर इज़ 8279765371. Thank you and have a nice day.